सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मेडाइवल इंडिया में स्टेट ऑफ सॉवरेन के कॉन्सेप्ट पे। साथ में लास्ट में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज वाले सेक्शन में उसका आंसर डिस्कस करेंगे। इंडिया में इस्लाम के आने के साथ में एक ओवरऑल नई फिलोसॉफी का इंडिया में आना होता है, जिस फिलोसॉफी के बेस में सेंटर में प्रॉफेट मोहम्मद की टीचिंग्स और कुरान की यूनिवर्सलिटी, ये दो चीज़ें हैं। इसके पहले का जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, जिसे वेदांतिक पॉलिटिकल ट्रेडिशन कहा जाता है, उसकी विशेषता ये थी कि ये किसी सिंगल रिलीजन पर बेस्ड नहीं था, ये किसी सिंगल टेक्स्ट पर बेस्ड नहीं था। अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर, इसके ब्लेंड ने मिल ओवरऑल इस वेदांतिक पॉलिटिकल ट्रेडिशन को जन्म दिया था। लेकिन इस्लामिक पॉलिटिकल ट्रेडिशन के इंडिया में आने के साथ में जो यहाँ का पॉलिटिकल ट्रेडिशन है उसमें एक मेजर शिफ्ट आता है, और जो पूरा पॉलिटिकल ट्रेडिशन है वो एक सिंगल टेक्स्ट पर बेस्ड हो जाता है। आप उसे कुरान कहिए या कुरान से जो लॉज डिराइव किए गए हैं, लीगल लॉज जिन्हें शरीयत में काउंट किया जाता है, तो आप शरीयत कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टेट का जो फंक्शन हो जाता था वो ये हो गया कि स्टेट को शरीयत को सर्व करना है, मतलब स्टेट में शरीयत को लागू करना, मतलब इस्लामिक वैल्यूज़ को प्रोपगेट करना, ये भी एक फंक्शन था स्टेट का। ठीक है, अब जिन सोर्सेज से हमें इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट के बारे में पता चलता है या मेडाइवल इंडिया के पॉलिटिकल थॉट के बारे में पता चलता है, उनकी चर्चा करते हैं। एक है फतवाए जहांदरी, जो बर्नी का लिखा हुआ है, और बर्नी का एक और वर्क है तारीख फिरोज शाही। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट वर्क हैं, जिसमें अब बर्नी के टाइम पीरियड को हम देखेंगे तो ये 1283 से 1359 एडी का है, और बर्नी रहा है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में। ये वो टाइम पीरियड है जब यहाँ का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ये काफ़ी अनस्टेबल था। न सिर्फ बाहर से मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे, बल्कि जो इंटरनल साइड से अलग अलग नए नए पॉलिटिकल अपराइजिंग्स भी थे। सो ये काफ़ी पॉलिटिकली अनस्टेबल एनवायरनमेंट है, इस बात को हमें दिमाग में लेके चलना है। साथ में जो दूसरा सोर्स है वो आईन अकबरी है, जो अबू फजल का है। अबू फजल का टाइम पीरियड है 1551 से लेकर 1602 एडी, और ये अकबर के टाइम में रहा है। सो दोनों के पॉलिटिकल थॉट में हम देखते हैं कि काफ़ी हमें वेरिएशंस देखने मिलेंगे, जो ये बताते हैं कि कैसे मेडाइवल इंडिया का पॉलिटिकल थॉट या इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट टाइम के साथ में इवॉल्व हुआ है। तो पहले फतवाए जहांदरी को लेते हैं। फतवाए जहांदरी में बर्नी ने जिस बारे में बात की है, तो उसको उन चीज़ों को लेके बहुत से स्कॉलर्स हैं जो ये कहते हैं कि इसमें काफ़ी धार्मिक कट्टरता है, रिलीजियस फैनेटिज्म है। लेकिन ये उस समय, जैसे मैंने कहा, कि वो काफ़ी पॉलिटिकली अनस्टेबल एनवायरनमेंट था। राजा की पोजीशन को बनाए रखना, राजा की पोजीशन को सिक्योर करना एक बहुत बड़ी चिंता थी। तो उन चीज़ों को लेकर जो उस समय के हिसाब से जो चीज़ें बातें बर्नी ने कही है, तो उन चीज़ों को हमें इवेलुएट करना चाहिए। दूसरा है किंगशिप पे लेके आइडियाज़ क्या है बर्नी के। तो बर्नी कहता है कि जो राजा है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड होता है, वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ही इज़ द सोर्स ऑफ ऑल पावर। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ किंगशिप, इस टाइप की कुछ बातें कर रहा है। ठीक है, दूसरा वो राजा के जो कर्तव्य हैं, एम, उसमें बताता है कि उसे रिलीजन को सर्व करना है, शरीयत को लागू करना है अपने स्टेट में। साथ में उसे जस्टिस प्रोवाइड करना है लोगों को, वो लोगों के ओवरऑल वेलफेयर वेलबींग की बात करता है। वो कहता है कि राजा को समझदार आदमियों से गाइड होना चाहिए, अपने आसपास के जो लोग हैं बड़े समझदार रखने चाहिए। और इस तरह की ओवरऑल बातें, जो कुछ बड़ी कॉमन सी बातें हैं, वो बर्नी ने कही है, जैसे जस्टिस प्रोवाइड करना, वेलफेयर वाली बात है, वाइसमैन वाली बात है, ये सारी बातें। अब देखिए, इसमें जब बर्नी कहता है कि किसी भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने से पहले राजा को कुछ बारे में विचार कर लेना चाहिए, कुछ चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। जैसे पहले तो सक्सेस या फेलियर उस पॉलिसी की क्या होगी, रिलीजन पे उसका क्या इफेक्ट होगा, आर्मी पे क्या इफेक्ट होगा, और स्टेट पे क्या इफेक्ट होगा। साथ में वो कहता है कि राजा की खुद की पोजीशन पे क्या इफेक्ट होगा उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के बाद में। तो हम फिर से यहाँ देखते हैं कि राजा की पोजीशन को लेकर बर्नी की चिंताएं कितनी व्यक्त हो रही हैं। अगला वो ये जो IS और FR यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि फॉरेन रिलेशंस और जो इंटरनल चीज़ें हैं, इससे मतलब है। तो यहाँ भी जैसे हम देख रहे हैं कि बाहर से मंगोलों का आक्रमण हो रहा है, अंदर पॉलिटिकल अपराइजिंग्स है, तो फॉरेन रिलेशन को लेकर बर्नी की चिंताएं हैं। इंटरनल जो भी डिस्टर्बेंसेज हैं या इंटरनल सिक्योरिटी है, उसको लेकर बर्नी की चिंताएं हैं। तो इस तरह से बर्नी का जो पॉलिटिकल थॉट है वो हमें यहाँ दिखाई देता है। आगे हम देखते हैं कि बर्नी ब्लू ब्लड एरिस्टोक्रेसी की एडवोकेसी करता है। ब्लू ब्लड एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कि जो राजघराने के लोग हैं वही राजा बनेंगे, वही शासन चलाएंगे। जो छोटे कुल में, छोटे घर में पैदा हुए हैं, या मतलब जो रॉयल फैमिली से नहीं है, उनके प्रमोशन के बर्नी खिलाफ दिखता है। अगला कि बर्नी ने ब्यूरोक्रेसी की इंपॉर्टेंस को माना है। बर्नी कहता है कि एक सेंट्रलाइज्ड ओवरऑल गवर्नेंस के लिए ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने के लिए बहुत जरूरी है। उसके कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन, रिलेशन सुल्तान के साथ कैसे होने चाहिए, इन सभी चीज़ों पर बर्नी ने विस्तृत चर्चा की है। आगे बर्नी एडमिनिस्ट्रेशन में हायरार्की के इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। साथ में बर्नी किंगशिप के पिलर्स की बात करता है। बर्नी कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्क्वेस्ट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं किंगशिप के, और दोनों आर्मी पे डिपेंडेंट हैं। तो आर्मी का यहाँ इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है उस पर एम्फेसाइज करने की कोशिश बर्नी ने की है। सो इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि बर्नी ने 4 सोर्सेस ऑफ लॉ की बात की है। इसमें पहला वो कहता है कि कुरान तो है ही, ठीक है, क्योंकि वहीं से पूरी आइडियोलॉजी, फिलोसॉफी इस्लामिक निकली है। दूसरा है हदीस। हदीस का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट की टीचिंग्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। तीसरा है इज़्म का मतलब है कि जो मुस्लिम थियोलॉजियंस हैं, धार्मिक लोग हैं, उनके जो ओपिनियंस हैं, उनके जो रूलिंग्स हैं, वो सारे इज़्म के अंदर आ जाएंगे। चौथा है कियास है स्पेकुलेटिव डिडक्टिव मेथड काइंड ऑफ है, जिसका ये मतलब होता है कि जो बातें हदीस में, कुरान में डील नहीं हो पा रही हैं, उसको आप पहले कभी ऐसा कुछ हुआ है और वो इनलाइन था या नहीं कुरान के, तो उसी आप एनालॉजी बिठा देते हैं और उस एनालॉजी के थ्रू आप अगले डिसीजन या रूलिंग्स देते हैं। ठीक है, तो ये कियास में आ जाता है। तो हमने देखा कि बर्नी 4 सोर्सेस ऑफ लॉ की बात करता है।
एक है कुरान, हदीस, इज़्म, कियास। इसके साथ में बर्नी एक नए चीज़ इंट्रोड्यूस करता है और वो है जवाबित। जवाबित होता है स्टेट लॉस। जैसे क्या है, इसे ऐसे समझिए कि एक गवर्नमेंट को बनाए रखने के लिए बहुत से उसमें ऑर्गेनाइजेशंस लाइक होते हैं, बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं। ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी को चलाने के लिए उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये किस तरीके से काम करेंगे, किन रूल्स के आधार पर काम करेंगे, तो ये रूल्स जो होते हैं ये जवाबित में दिए गए हैं। तो जवाबित शरीयत से अलग है। जो बातें शरीयत में इनकॉर्पोरेट नहीं हो पा रही हैं तो वो जवाबित में दी गई हैं। ठीक है, तो जवाबित एक तरह से नॉन रिलीजियस हो गया, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है कि जवाबित की कोई भी बात कभी भी शरीयत को कंट्राडिक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, और ये था कि सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटी और स्टेट में बढ़ रही थी तो आपको गवर्नेंस को इंप्रूव करना था। तो ये वही बातें हैं। आगे आ जाते हैं कि बर्नी इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है, बर्नी पनिशमेंट और डिसिप्लिन की बात करता है। और यही हमने देखा था कि अर्थशास्त्र में दंड की जो बात है, जो कॉन्सेप्ट था वो यही था, पनिशमेंट। ताकि दंड वाला जो कॉन्सेप्ट था यही था कि आपको अपने स्टेट में डिसिप्लिन बनाए रखना है, तो उसके लिए दंड जरूरी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बर्नी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉलिटिकल फिगर बन जाता है, पॉलिटिकल थिंकर बन जाता है मेडिवल टाइम का। और यही सब रीज़न है कि बर्नी को या बर्नी के वर्क को अर्थशास्त्र से या मैकियावेली के वर्क से कंपेयर किया गया है। आगे हम देखते हैं आईन अकबरी को, जिसके राइटर हैं अबू फजल। अबू फजल का टाइम पीरियड अकबर के टाइम का है। तब तक के इस्लाम इंडिया में अच्छा खासा एक बेस जमा चुका था और इस्लामिक ट्रेडिशन को, हिंदू ट्रेडिशन की भी काफ़ी कुछ समझ डेवलप हो गई थी। तो हम अबू फजल के वर्क में इस चीज़ को देखेंगे कि इन्हें हिंदू मुस्लिम ट्रेडिशन का काफ़ी नॉलेज है। ठीक है, तो अबू फजल भी डिवाइन नेचर ऑफ रॉयल पावर की बात करते हैं, जैसे बर्नी ने की थी। अगला इन्होंने एक राजा और एक सेल्फिश रूलर, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट किया है। कहते हैं कि जो राजा होता है, रियल किंग होता है, वो लोगों के वेलफेयर पे ध्यान देता है, और जो रूलर होता है, सेल्फिश रूलर होता है, वो सिर्फ अपने और अपने पावर के बारे में सोचता है। साथ में आइडियल सॉवरेन जो होता है, या आइडियल जो संप्रभु होता है, आदर्श संप्रभु, उसकी डेफिनेशन देते हुए अबू फजल कहते हैं कि वो पिता की तरह होता है जो अपने परिवार के सभी लोगों को वेलफेयर के बारे में सोचता है, और जो सही नियम जो हैं, जो मोरल लॉज हैं, जो गॉड या भगवान के नियम हैं, उनसे डायरेक्ट या उनसे गाइड होता है। अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है द डिवाइन लाइट ऑफ रॉयलिटी। और ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट में हमें एक बड़ा चेंज देखने मिल रहा है यहाँ से। डिवाइन लाइट ऑफ रॉयलिटी का ये मतलब है कि अबू फजल कहते हैं कि जो ईश्वर है, गॉड, वो सूर्य की तरह है, और जो राजा है उसे सीधे ये जो डिवाइन लाइट है उस पर सीधे पड़ती है। इसके बीच में कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है। जैसे कि किसी भी धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है उसको इंटरप्रेट करने के लिए जैसे हमारे इसमें ब्राह्मणास का रोल रहा है, वैसे इस्लामिक ट्रेडिशन में उलेमास और मुस्तहिद्स का रोल रहा है। तो जो अबू फजल ने यहाँ पे उनके जो रोल को नकारा है, उसने कहा है कि सीधे ईश्वर का जो ज्ञान है वो एज अ विजडम राजा के अंदर प्रस्फुटित होता है, और इस तरह से राजा को किसी भी बीच के इंटरमीडिएटरी की ज़रूरत नहीं है उस धार्मिक बात को या किसी भी धार्मिक संदेश को री इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से एक बड़ा चीज़ हमें देखने मिलता है। साथ में यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है अबू फजल का इंपॉर्टेंट, कि उन्होंने राजा को स्पिरिचुअल लीडर के रोल को भी निभाने के लिए कहा है। कभी कभी उन्होंने कहा है कि कभी कभी राजा को स्पिरिचुअल लीडर का रोल निभाना पड़ता है, और कब, अब वो ये जो पार्ट है ये लिया है मैंने, ये हमारे इग्नू की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो इसका ओवरऑल मतलब यह है कि अबू फजल कहते हैं कि एक टाइम आता है जब इंसान अपने वैल्यू, अपने बिलीव्स के बारे में क्वेश्चन करने लगता है। वो सोचने लगता है कि जो मुझे बचपन से सिखाया जा रहा है, जो मेरे पूर्वाग्रह हैं, प्रीजुडिसेस हैं, वो सही हैं या नहीं हैं, और वो उनसे बाहर आके सोचने लगता है। इस तरह से कुछ लोग एनलाइटन हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी धार्मिक कट्टर लोगों के दबाव से या उनके डर से इन बातों को खुलकर कह नहीं पाते। तो ऐसे समय में ये व्यक्ति अपने राजा की तरफ देखते हैं और उससे ये उम्मीद रखते हैं कि वो उन्हें अब गाइड करे, और वो जो ये कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हैं सोसाइटी में, जिससे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही है, तो इनसे बाहर निकाले। ठीक है, और इस समय राजा को सोशल हार्मोनी मेंटेन करने के लिए और एक सही रास्ते पे अपने समाज को ले जाने के लिए स्पिरिचुअल लीडर की तरह रोल निभाना चाहिए। ठीक है, अब इन्फ्लुएंस जो था अबू फजल का अकबर के जो पॉलिसीज़ में काफ़ी देखने को मिलता है। जैसे अकबर ने जजिया नाम का जो एक तीर्थकर था वो नॉन मुस्लिम के लिए एबॉलिश कर दिया था, हटा दिया था। दूसरा काउ स्लॉटर या जो गाय को मारने वाली जो चीज़ है वो बैन कर दी थी। जो अबू फजल है ये स्ट्रॉन्ग मोनार्चिकल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक, इसके लिए हाईली सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, इसमें सोसाइटी को चार टियर में अबू फजल ने क्लासीफाई किया है। टियर 1 में वो कहते हैं रूलर वॉरियर होंगे। टियर 2 में जो ज्ञानवान पीपल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। टियर 3 में आर्टिस्ट हो गए या फिर मर्चेंट हो गए, व्यापारी हो गए। टियर 4 में लेबर हो गए। और वो कहते हैं कि हर एक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सेंट्रलाइज्ड मोनार्की और वेलबींग ऑफ ऑल, ये अबू फजल की जो ओवरऑल जो पॉलिटिकल जो फिलोसॉफी है उसका एक कंक्लूजन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि क्या बर्नी के क्या थॉट्स थे और अबू फजल के क्या थॉट्स थे, और इस तरह से हमने इस बात को समझने की कोशिश की कि कैसे मेडिवल इंडिया का जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन है वो टाइम के साथ में इवॉल्व हुआ है, और कैसे उसने हमारे एंशिएंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन में एक बड़ा शिफ्ट लाया, एक बड़ा चेंज लाया। ठीक है, अब एक जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंट आइडियाज रिगार्डिंग सॉवरेन अथॉरिटी ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड।
तो इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला तो ये कि ये मेडाइवल पीरियड की बात कर रहा है। दूसरा, उस समय की सॉवरेन अथॉरिटी से रिलेटेड क्या-क्या आइडियाज़ थे, उनके बारे में चर्चा कर रहा है। तो इसमें हम एज़ एन इंट्रोडक्शन पहले दे देंगे कि देखिए मेडाइवल पीरियड में जो इस्लाम इंडिया आता है, उसके साथ में इस्लामिक आइडियोलॉजी इंडिया आती है, मुस्लिम रूल चालू होता है और इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट इंडिया में प्रेवलेंट हो जाता है, और जिसके सेंटर में मोहम्मद की टीचिंग्स और कुरान की यूनिवर्सलिटी वाली बात है। ठीक है, ये सारी बातें हम एज एन इंट्रोडक्शन दे देंगे। फिर हम उन आइडियाज़ की बात करेंगे जिन आइडियाज़ के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो देखिए सॉवरेन अथॉरिटी को लेकर जो अलग अलग आइडियाज़ थे उनको यहाँ लिस्ट आउट किया है मैंने। इनके बेसिस पे आप अपना आंसर राइटिंग कर सकते हैं। पहला तो हो गया कि डिवाइन राइट ऑफ किंग, कि राजा जो होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल पावर। जैसे हमने देखा कि बर्नी ने जो बात कही थी, ठीक है, तो ये बातें क्या करती है, ये बातें राजा के जो रूल को लेजिटिमेट कर देती है, उसको उसको वैध कर देती हैं, वैधिकता प्रदान करती हैं। ठीक है, कि उस रिलीजन को सर्व करेगा, सब लोगों के वेलबींग करेगा, ये सारी बातें हैं। दूसरा आ जाता है कि वो रिलीजन को सर्व करेगा, जैसे हमने देखा कि वो शरीयत को सर्व करेगा, इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उनको प्रोपेगेट करेगा, ये बातें। तीसरा है कि कुरान को अल्टीमेट अथॉरिटी माना गया था, कुरान अल्टीमेट अथॉरिटी थी। शरिया जो इस्लामिक लॉज होते हैं वो गवर्नमेंट और उसके डिसीजन के फाउंडेशन हुआ करते थे। चौथा, हायरार्की और ब्यूरोक्रेसी की हमने बात देखी, जो बर्नी ने हायरार्की का इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज किया है। साथ में जो ब्यूरोक्रेसी है वो सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी की बात करता है ओवरऑल सिस्टम को चलाने के लिए। पांचवा है सोर्सेस ऑफ लॉ, जिसमें 4 जो हैं कुरान, हदीस, इज्म, कियास, ये तो है ही। साथ में जो जवाबित है ये बर्नी ने इंट्रोड्यूस किया, और जवाबित का मतलब ये होता है स्टेट लॉस। ठीक है, ये है स्टेट लॉस। ठीक है, अगला है रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, जिसकी बात बर्नी ने की है। पनिशमेंट डिसिप्लिन की बात बर्नी ने की है। सेंट्रलाइज्ड मोनार्की, जो हमें अबू फजल के भी कॉन्सेप्ट में देखने मिलता है। पब्लिक वेलफेयर, जो हमें बर्नी और अबू फजल दोनों के कॉन्सेप्ट में देखने मिलता है। साथ में आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, लाइक जो लास्ट में हमें देखने मिलता है कि एक हारमोनी वाला जो कॉन्सेप्ट है जो अबू फजल लेके आते हैं, और इस तरह से आप एक इसके आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हों आप उसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसके आंसर करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। और भी आपके जो सजेशन हो आप वो दे सकते हैं, कैसे इस चीज़ को और इम्प्रूव किया जा सकता है और कैसे और बेटर तरीके से चीज़ों को समझाया जा सकता है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप कमेंट सेक्शन में बताइए और बने रहिए। तो आगे हम ऐसे ही साथ साथ में सीखते चलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।